भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत पर चर्चा करते हुए जो धार्मिक साहित्य है उस पर चर्चा करने के बाद हम लौकिक साहित्य के बारे में जानेंगे कि इसमें कौन कौन से साहित्य को लिया गया है जिससे हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक व अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों तथा जीवनियों का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है, जैसे अर्थशास्त्र। यह ग्रंथ 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कौटिल्य द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया था। इस ग्रंथ से मौर्यकालीन इतिहास व राजनीति की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। मौर्यकालीन शासन पद्धति, आर्थिक दशा, कानून व सामाजिक जीवन का विस्तृत विवरण इसमें दिया गया है। इसकी रचना चाणक्य ने शासन विधि के रूप में की, इसलिए यह राजनीति शास्त्र का अनुपम ग्रंथ है। अगला ग्रंथ है नीतिसार। नीतिसार कामंदक द्वारा रचित ग्रंथ है। इससे हमें गुप्तकालीन राजतंत्र पर प्रकाश पड़ता है। इसमें राजत्व तथा राजा के कर्तव्यों पर भी प्रकाश डाला गया है। यह कौटिल्य के अर्थशास्त्र का संक्षिप्त रूप माना जा सकता है। इसके बाद जो लौकिक ग्रंथ है वो है राजतरंगिणी। इसकी रचना 12वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कल्हण द्वारा की गई थी। इसमें आदिकाल से लेकर 1151 ईस्वी तक का कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। ऐतिहासिक ग्रंथों में इसका स्थान सर्वोपरि है। इसके बाद अष्टाध्यायी ग्रंथ आता है। इसकी रचना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाणिनि द्वारा की गई थी। यह एक व्याकरण ग्रंथ है जिससे हमें मौर्य काल से पहले के भारत की राजनीति, सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक दशा के विषय में जानकारी मिलती है। अगला जो साहित्यिक ग्रंथ है वो है गार्गी संहिता। यह ग्रंथ ज्योतिष से संबंधित है, जिससे कुछ ऐतिहासिक घटनाओं जैसे शुंगकालीन भारत की राजनीतिक स्थिति तथा यवन का पता चलता है। अगले जो ग्रंथ है वो है मुद्रा राक्षस। विशाखादत्त द्वारा रचित यह नाटक चाणक्य तथा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंदवंश के विनाश के विषय में जानकारी देता है कि किस प्रकार चाणक्य ने नंद मंत्री मुद्रा राक्षस की कूटनीतिक चालों का इसमें अच्छा वर्णन है। इसके बाद पतंजलि का महावैस आता है। इसमें शुंगों के इतिहास पर प्रकाश डलता है। अगला जो ग्रंथ है वो है मालविका अग्निमित्र। इस ग्रंथ की रचना कालिदास द्वारा एक नाटक के रूप में की गई है। पुष्यमित्र शुंग, उसके पुत्र अग्निमित्र, शुंग यवन तथा शुंग विदर्भ संदर्भ के साथ साथ तत्कालीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक जानकारी इससे हमें मिलती है। इसके बाद जो लौकिक ग्रंथ हैं वो हैं बाणभट्ट द्वारा लिखित हर्षचरित्र। इससे हमें हर्षवर्धन की उपलब्धियों तथा तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। एक अन्य ग्रंथ है वाग्पति द्वारा रचित गौड़बाहो। इस ग्रंथ से कन्नौज नरेश यशोवर्मा की उपलब्धियों पर प्रकाश डलता है। एक अन्य ग्रंथ विक्रमांगदेव चरित्र। इसकी रचना बिल्लन द्वारा की गई थी। इससे हमें कल्याणी के चालुक्य वंशी नरेश विक्रमादित्य चतुर्थ की चरित्र के बारे में जानकारी मिलती है। इसी प्रकार हमें पद्मगुप्त परिमल द्वारा रचित नवसाहसाक चरित्र
ग्रंथ से परमार राजा बागपति मुंज व सिंधु राज के जीवन की घटनाओं की जानकारी मिलती है। ये प्रमुख लौकिक ग्रंथ हैं। इनके बाद आते हैं संगम साहित्य या संगम ग्रंथ। दक्षिण भारत के इतिहास पर जिन ग्रंथों से प्रकाश डलता है उन्हें हम संगम साहित्य के नाम से जानते हैं। इनकी रचना ईसा की प्रथम 3 शताब्दियों में हुई। इससे हमें द्रविड़ संस्कृति पर आर्य संस्कृति के प्रभाव तथा दोनों के समन्वय से विकसित मिश्रित संस्कृति की जानकारी मिलती है। इससे हमें प्रारंभिक चोल, चेर, पांड्य आदि राजवंशों की जानकारी भी मिलती है। इनके अलावा मतविलास, प्रहसन, प्रबंध कोश, प्रबंध चिंतामणि, रसमाला, कीर्ति कौमुदी, वार्तिकी, स्वप्न वासवदत्ता, व्रत कथा मंजरी आदि से भी हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। इस प्रकार हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में साहित्यिक स्रोतों के बारे में जाना, जिनको हमने 2 भागों में बांटा था, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उनके बारे में हमने चर्चा की। इस प्रकार हमने साहित्यिक स्रोतों के पढ़ लिया है। उसके बाद हम